हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू आइडिया फ्यूजन बाय ट्रायम्फ अकेडमी। आज हम करने वाले हैं आपका एईसी का सब्जेक्ट ईवीएस, ठीक है ना, यानी कि एनवायरमेंटल स्टडीज़ थ्योरी इनटू प्रैक्टिस 1 सेमेस्टर 2 का जो कि आपके सब्जेक्ट रहने वाला है। करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। इस यूनिट का नाम है यूनिट 2 इकोसिस्टम। जिसको भी नोट्स परचेज करने हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, जाकर नोट्स परचेज कर सकते हो। और वीडियो स्टार्ट होने से पहले चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तो समझते हैं इकोसिस्टम। तो डेफिनेशन क्या हो गई इकोसिस्टम की। एक इकोसिस्टम वो नेचुरल यूनिट या फिर वो नेचुरल एरिया होता है जहाँ पर बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं। जैसे प्लांट रहता है, एनिमल होते हैं, ह्यूमंस होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक दूसरे से वो इंटरेक्ट करते हैं। और साथ साथ वहाँ पर नॉन लिविंग कंपोनेंट भी होता है, लिविंग कंपोनेंट भी होता है और नॉन लिविंग कंपोनेंट भी होते हैं। नॉन लिविंग कंपोनेंट क्या होगा? सॉइल, वाटर, एयर, सनलाइट, ठीक है। ये सारे लोग वहाँ पर होते हैं एक ऐसी जगह, और सब एक दूसरे के साथ रहते हैं, मतलब एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। और ये सारी चीज़ें जो है बैलेंस्ड वे में होती हैं, तो उस जगह को हम क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम बोलते हैं। तो अगर सिंपल वर्ड के अंदर समझें तो इकोसिस्टम एक कम्युनिटी है लिविंग थिंग्स की, ठीक है, जहाँ पर वो किसके साथ रह रहा है? नॉन लिविंग थिंग्स के साथ रह रहा है, ठीक है। जैसे एनिमल, प्लांट, एयर, वाटर और सॉइल के साथ रहना है, ठीक है, एक पर्टिकुलर एरिया में, और सब लोग एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, ठीक है, सर्वाइवल के लिए, ज़िंदा रहने के लिए। तो इस ऐसी जगह को हम बोलेंगे इकोसिस्टम। अब कॉन्सेप्ट क्या है इकोसिस्टम का? तो इसके अंदर मेनली दो कंपोनेंट आते हैं हमारे इकोसिस्टम के अंदर। सबसे पहले आता है बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट जो होता है हमारा लिविंग थिंग्स से रिलेटेड होता है। यहाँ पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, सिर्फ इसके अंदर वही इंक्लूड होंगे जो कि इकोसिस्टम के अंदर होते हैं। अब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म भी आगे तीन चीज़ों में डिवाइडेड हैं जाके। सबसे पहले आते हैं प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर्स का दूसरा नाम होता है ऑटोट्रॉफ, यानी कि जो ग्रीन प्लांट हो गए और जो एल्गी वगैरह हो गई, ये सारी चीज़ें कौन होंगी? मेरी ऑटोट्रॉफ्स होंगी या फिर प्रोड्यूसर होंगी। या क्या करते हैं, इनकी खासियत क्या है? ये अपना खाना खुद बनाते हैं। किस तरीके से? सनलाइट का यूज़ करके। सनलाइट का यूज़ करके फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से अपना खाना खुद बनाते हैं। तो एग्जांपल क्या क्या हो गया प्रोड्यूसर के? ग्रास ट्री, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या हो गई? हमारे प्रोड्यूसर्स का पार्ट हो गई। अब जो दूसरी चीज़ आती है बायोटिक कंपोनेंट के अंदर, वो आती है कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स को दूसरा नाम क्या होता है? हेटेरोट्रॉफ, यानी कि ये किस पर डिपेंड होते हैं? प्रोड्यूसर्स पर डिपेंड होते हैं। कंज्यूमर प्रोड्यूसर पर डिपेंड होते हैं, ठीक है। या तो वह अलग या फिर दूसरे एनिमल्स पर डिपेंड होंगे, या तो कंज्यूमर जो है इस पर डिपेंड होंगे या फिर दूसरे एनिमल्स पर डिपेंड होंगे। अभी ये भी आगे जाके और डिवाइडेड है। प्राइमरी कंज्यूमर जो कि सिर्फ प्लांट खाते हैं, जिनको हम हर्बीवोरस बोलते हैं, जैसे डियर, रैबिट, ठीक है, ये क्या होगा? हमारे प्राइमरी कंज्यूमर होगा। और सेकेंडरी कंज्यूमर कौन होते हैं? जो हर्बीवोरस को खाते हैं। जो इनको खाते हैं वो कौन हो गए? हमारे सेकेंडरी कंज्यूमर हो गए, जिनको हम कार्निवोरस बोलते हैं, जैसे स्नेक्स या फिर टाइगर वगैरह हो गए। ये कौन हो गए? हमारे टाइगर नहीं, फ्रॉग, स्नेक वगैरह हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर का पार्ट होगा, जो कि हर्बीवोरस एनिमल को खाते हैं। और तीसरा आता है हमारे टर्शियरी कंज्यूमर। टर्शियरी कंज्यूमर वो होता है जो दूसरे ही कार्निवोरस को खा जाते हैं, जैसे टाइगर, ईगल वगैरह, वो फ्रॉग को खा जाएंगे, स्नेक को खा जाएंगे, ठीक है। ये होगा हमारे टर्शियरी कंज्यूमर्स। और चौथे जो आते हैं इसके अंदर आते हैं वो ओमनिवोरस आते हैं, जो प्लांट भी खाते हैं साथ साथ एनिमल्स भी खाते हैं, जैसे इंसान होगा, ठीक है, बियर हो गए। ये प्लांट भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं। फिर उसके बाद आते हैं हमारे डिकम्पोजर। डिकम्पोजर्स को हम क्या बोलते हैं? साथ साथ सेप्रोट्रॉफ भी बोलते हैं। ये वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डेड प्लांट या डेड एनिमल्स को क्या कर देते हैं? डिकम्पोज कर देते हैं। तो इस टाइप के क्या हो गए? इनको हम क्या बोलेंगे? डिकम्पोजर या फिर सेप्रोट्रॉफ। ये जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो वापस सॉइल को दे देते हैं, यानी रिसाइकल कर देते हैं। जब भी प्लांट या फिर एनिमल कोई डेड हो जाता है तो ज़मीन के अंदर ये क्या करते हैं? उससे रिलेटेड जितने भी न्यूट्रिएंट हैं ज़मीन को प्रोवाइड कर देते हैं, जैसे बैक्टीरिया, फंगी, अर्थवॉर्म। ये सारी चीज़ें हमारे डिकम्पोजर का एग्जाम्पल हो गई। अब एबायोटिक कंपोनेंट कौन सा आते हैं? जिसके अंदर सारी नॉन लिविंग थिंग्स इंक्लूड होंगी। इसके अंदर सारे फिजिकल और केमिकल पार्ट इंक्लूड होंगे हमारे एनवायरनमेंट के, जैसे सनलाइट। सनलाइट की किसको ज़रूरत होती है? प्लांट्स को ज़रूरत होती है फोटोसिंथेसिस करने के लिए। एयर, या फिर जिसको हम एटमॉस्फेयर भी बोलते हैं, इससे हमें क्या मिलता है? ऑक्सीजन मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। फिर उसके बाद आ गया वाटर, जिसको हम हाइड्रोस्फीयर भी बोलते हैं। यह सारे जो भी चीज़ें ज़िंदा रहती हैं उसको पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई। सॉइल, सॉइल को हम क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर। ये प्लांट्स को मिनरल और सपोर्ट प्रोवाइड करती है। और टेम्परेचर, टेम्परेचर जो है सर्वाइवल को अफेक्ट करता है और रिप्रोडक्शन को अफेक्ट करता है ऑर्गेनिजम्स के। और फिर उसके बाद आता है पीएच और न्यूट्रिएंट्स, यानी कि सॉइल और वाटर की क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, वो भी सारी हमारी एबायोटिक कंपोनेंट का पार्ट होंगी। अब इंटरेक्शन किस तरीके से होता है एक इकोसिस्टम के अंदर? तो इकोसिस्टम के अंदर जो है सारे कंपोनेंट्स जो हैं एक दूसरे से
कनेक्टेड है। अब जैसे कि प्लांट है वो सनलाइट का यूज़ कर रहा है, वाटर का यूज़ कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ कर रहा है ताकि वो खाना बना सके, ठीक है। ये तो प्रोड्यूसर का बता दिया। अब कंज्यूमर किस तरीके से रिलेटेड है, एनिमल जो है वो प्लांट्स खा रहे हैं या फिर दूसरे एनिमल्स को खा रहे हैं, तो इस तरीके से वो भी इकोसिस्टम के अंदर इंटरेक्ट कर रहा है। और जब कोई प्लांट या फिर एनिमल मर रहा है तो डिकम्पोजर उन्हें क्या कर रहा है, उनका ब्रेक डाउन कर रहा है और उनके न्यूट्रिएंट्स मिट्टी को प्रोवाइड कर रहा है। तो इस तरीके से ये कनेक्टेड हो गए। और जो न्यूट्रिएंट मिल रहा है डिकम्पोजिशन से वो सॉइल के अंदर जा रहा है, ठीक है, और जो कि सॉइल किनको दे रही है, प्लांट्स को प्रोवाइड कर रही है। तो इस तरीके से जो है इंटरेक्शन हो रहा है हमारे इकोसिस्टम के अंदर, एक चीज़ का दूसरी चीज़ से, एक लिविंग थिंग्स का दूसरी नॉन लिविंग थिंग्स से। तो ये जो नेचुरल साइकिल है ये इकोसिस्टम को हमारे बैलेंस रखती है और सेल्फ सस्टेनिंग रखती है। अब अलग अलग टाइप के हमारे इकोसिस्टम हो गए। इकोसिस्टम जो है नेचुरल भी हो सकते हैं और आर्टिफिशियल्स भी हो सकते हैं। अब नेचुरल इकोसिस्टम वो होते हैं जो नेचर ने खुद बनाए, इंसान की उसके अंदर कोई हेल्प नहीं लगी। जैसे टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल के अंदर होगा हमारा जितनी भी लैंड बेस्ड है, ज़मीन से बेस्ड जितनी भी जगह है, जैसे फॉरेस्ट हो गया, डेजर्ट हो गई, ग्रास लैंड हो गया, माउंटेन हो गए, ये होगा हमारे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। और एक्वाटिक कौन होगा, जो कि पानी पर बेस्ड हैं, जैसे वाटर बेस्ड, जैसे फ्रेश वाटर, रिवर, पॉन्ड, लेक्स, मरीन वाटर जैसे ओशन, सीज, कोरल रीफ, ये सारी चीज़ हो गई हमारी एक्वाटिक। और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम वो हो गया जो इंसानों ने बनाया है, ठीक है, और इंसान ही उसे मैनेज करते हैं, जैसे एक्वेरियम, गार्डन, फार्म लैंड, ये किसने बनाए, इंसानों ने ही बनाए हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं हमारे एक इकोसिस्टम की, सबसे पहले तो ये होगा सेल्फ सस्टेनिंग होता है। ये एक नेचुरल साइकिल होती है इसके अंदर जो कि अपने आप को खुद ही मेंटेन रखती है, तो इस वजह से इसको क्या बोला गया है, सेल्फ सस्टेनिंग। इसके अंदर एनर्जी का फ्लो हो रहा है, जैसे कि सन से प्लांट में गई एनर्जी, प्लांट से एनिमल्स में गई, ठीक है, फिर एनिमल से दोबारा मिट्टी में गई, फिर प्लांट में आई। तो इस तरीके से एनर्जी का फ्लो हो रहा है, इसके अंदर की एनर्जी बहती हुई जा रही है। और इसके अंदर न्यूट्रिएंट की साइकिल चल रही है कि प्लांट ने खाया, प्लांट के अंदर न्यूट्रिएंट्स आए, मतलब प्लांट के अंदर न्यूट्रिएंट्स आए, उसको एक जानवर ने खाया, फिर उसको दूसरे जानवर ने खाया, फिर वो मर गया, फिर वापस मिट्टी में चले गए, फिर वापस मिट्टी से कहाँ चले गए, न्यूट्रिएंट्स वो प्लांट के अंदर चले गए। तो इस तरीके से न्यूट्रिएंट साइकिल चल रही है। और इंटरडिपेंडेंस है, यानी कि सारे जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं या फिर जितने भी कॉम्पोनेंट हैं वो एक दूसरे पर ही डिपेंडेंट है, ठीक है। अगर एक भी चीज़ मिस हो गई हमारे उस साइकिल के अंदर से तो हमारा पूरा इकोसिस्टम ख़राब हो सकता है। और ये डायनामिक है, यानी कि ये हमेशा चेंज होता रहता है कि नेचुरल और ह्यूमन फैक्टर्स की वजह से हमेशा ये चेंज होता रहता है। इंपॉर्टेंस क्या है, इकोसिस्टम की बैलेंस बनाने के काम आता है, बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करता है, रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है हमारे लिए, जैसे फूड, वाटर और मेडिसिन, क्लाइमेट को कंट्रोल करने के काम आता है, और कल्चरल और रिक्रिएशनल वैल्यू हमें ऑफर करता है, और अर्थ के ऊपर लाइफ को सपोर्ट करता है, ठीक है। अब स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या क्या है हमारे इकोसिस्टम के, तो स्ट्रक्चर का मतलब हो गया इकोसिस्टम का कि किस तरीके से अलग अलग कंपोनेंट जो हैं वो ऑर्गेनाइज हैं हमारे उसके अंदर, इकोसिस्टम के अंदर, और वो किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं। इसके अंदर सारी चीज़ें इंक्लूड होंगी, हमारी बायोटिक यानी लिविंग भी और ए बायोटिक भी यानी नॉन लिविंग भी। अब ए बायोटिक कंपोनेंट हमारे कौन से हो गए, दीज आर द फिजिकल एंड केमिकल पार्ट। ये वही चीज़ आ गई जो मैंने ऊपर अभी बताई है आपको, ठीक है, ये दोबारा आगे आ गई, मैंने आपको समझा कर आ चुका हूँ। और बायोटिक कंपोनेंट हो गए जितने भी हमारे लिविंग थिंग्स हैं, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर। आई होप आपको ये समझ में आ गई होंगी, मुझे दोबारा समझाने की ज़रूरत नहीं है। अब फंक्शंस क्या क्या हैं इकोसिस्टम के, तो फंक्शन हो गया हमारे इकोसिस्टम के वो चीज़ें, वो प्रोसेसेस जो हमें अलाउ करते हैं कि जो हम वर्क हैं वो स्मूथली कर सकें और बैलेंस रह सकें, ठीक है। अब ये अलग अलग में डिवाइडेड है। सबसे पहले तो आ गया फिजिकल फंक्शन। फिजिकल फंक्शन क्या होता है, इसके अंदर एनर्जी फ्लो होता है कि सन से जैसे एनर्जी हमें मिली, ठीक है, किसको मिली, प्लांट को मिली, जो कि क्या है, एक प्रोड्यूसर है, और उसने अपना खाना बना लिया। अब जो ये एनर्जी है वो फूड चेन के थ्रू आगे चलती जाएगी, ठीक है ना। ये वन वे का प्रोसेस होगा, जैसे कि सन से आ गई प्लांट में, अब प्लांट को एनिमल ने खा लिया, तो इस तरीके से जो है सन से प्लांट में गई एनर्जी और प्लांट से एनिमल में गई एनर्जी। फिर जो है एनर्जी जो है हीट से क्या होती रहती है, लॉस्ट होती रहती है, यानी हर लेवल पर थोड़ी थोड़ी एनर्जी कम होती रहती है, क्योंकि हीट की वजह से, प्रेजेंस ऑफ हीट की वजह से। और वो जो एनर्जी लॉस्ट हो गई उसको हम रिसाइकिल नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल क्या हुआ कि सनलाइट आई, सनलाइट ग्रास पर आई, ग्रास उगी, ग्रास को डियर ने खाया, डियर को टाइगर ने खाया, तो इस तरीके से हमारी एनर्जी फ्लो हो रही है। और हर स्टेप पर जो है एनर्जी कम होती जा रही है, जैसे यहाँ 50 थी, यहाँ 40 हो गई, यहाँ 30 हो गई, यहाँ 20 हो गई, तो इस तरीके से एनर्जी कम होती जा रही है। और दूसरा आ गया हमारा बायोलॉजिकल फंक्शन। बायोलॉजिकल फंक्शन के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी, जैसे फूड चेन। एक फूड चेन वो होती है कि किस तरीके से एनर्जी जो है, किस तरीके से न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर जाते हैं। ये पूरी की स्ट्रेट लाइन है, ये हमें बता दिए कि किसने किसको खाया, क्या खाया, ठीक है। जैसे ग्रास थी, ग्रास को ग्रास हॉपर ने खाया,
ग्रास हॉपर को फ्रॉग ने खाया, फ्रॉग को स्नेक ने खाया, स्नेक को हॉक ने खाया। ये हो गई हमारी फूड चेन हो गई। फिर उसके बाद आता है फूड वेब। फूड वेब एक पूरा नेटवर्क होता है इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स का, यानी उसके अंदर बहुत सारी फूड चेन्स इंक्लूड होती हैं। कि मतलब जब एक एनिमल जो है एक से ज़्यादा टाइप के फूड खाता है तो वो किसका पार्ट होगा, हमारा फूड वेब का पार्ट होगा। जैसे एक बर्ड है, वो इंसेक्ट भी खाता है, सीड्स भी खाता है, ठीक है। और इंसेक्ट जो है वो एक इंसेक्ट जो है वो अलग अलग टाइप के भी प्लांट्स खा सकता है, ज़रूरी नहीं है सिर्फ एक ही टाइप का प्लांट खाए, या तो ग्रास खाए या फिर कुछ और ही खाए, ठीक है। तो ये चीज़ क्या हो गई, हमारी फूड वेब हो गया। इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है, ये पूरा एक नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है, कि किस तरीके से हमारा जो इकोसिस्टम है वो चेंज होता है और डेवलप होता है ओवर टाइम। ये क्या होगा, इकोलॉजिकल सक्सेशन होगा। इसके अंदर जो नई स्पीशीज़ हैं वो रिप्लेस हो जाती हैं ओल्ड स्पीशीज़ द्वारा, ठीक है ना, ताकि जो हमारा इकोसिस्टम है वो स्टेबल रहे, यानी कि जो पुरानी चीज़ें हैं वो हट जाती हैं और नई स्पीशीज़ आ जाती हैं ताकि हमारा इकोसिस्टम स्टेबल रहे। तो इसको क्या बोलते हैं हम, इकोलॉजिकल सक्सेशन। और इसके अंदर जो फाइनल स्टेबल स्टेज जो आता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्लाइमेक्स कम्युनिटी, ठीक है। अब अलग अलग टाइप के हमारे सक्सेशन होते हैं। सबसे पहले हो गया प्राइमरी सक्सेशन, दूसरा हो गया सेकेंडरी सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन जो होता है वो लाइफलेस एरिया के लिए होता है, ठीक है, जैसे कि वोल्केनिक रॉक्स वगैरह, इनके लिए जो सक्सेशन होगा वो क्या कहलाया जाएगा, प्राइमरी सक्सेशन, ठीक है। और सेकेंडरी सक्सेशन वहाँ शुरू होता है जहाँ पर लाइफ होती है, यानी कि लिविंग थिंग्स के लिए, ठीक है, जैसे कि फ्लड्स या फिर फायर्स के बाद जो हो शुरू होगा दोबारा से सक्सेशन, उसको क्या बोलेंगे, जैसे कि आग लग गई जंगल के अंदर तो पूरा तबाह हो गया, फिर दोबारा से उगने लगी चीज़ें, तो वो हो गया, उस टाइप का सक्सेशन हो गया हमारा सेकेंडरी सक्सेशन। फिर उसके बाद जो आदमी वो आते हैं हमारी बायोजियो केमिकल साइकिल, जिसको हम न्यूट्रिएंट साइकिलिंग भी बोलते हैं। ये वो नेचुरल साइकिल होती हैं जहाँ पर एसेंशियल एलिमेंट जितने भी होते हैं हमारे, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, वाटर, ठीक है, ये लिविंग से लेकर नॉन लिविंग पार्ट के अंदर जो है मूव होते रहते हैं, कि लिविंग से नॉन लिविंग में गए, नॉन लिविंग से लिविंग में आए। तो इस तरीके से जो मूव हुए हैं हमारे ये जितने भी एलिमेंट्स हैं, तो उस टाइप के साइकिल को हम क्या बोलते हैं, बायोजियो केमिकल साइकिल बोलते हैं, या फिर न्यूट्रिएंट साइकिलिंग भी बोल सकते हैं। अब इसके अंदर बहुत सारी साइकिल्स इंक्लूड होती हैं। सबसे पहले तो वाटर साइकिल, कि किस तरीके से पानी जो है इवेपोरेट होता है, फिर कंडेंसेशन होता है, उसका प्रेसिपिटेशन होता है एंड कलेक्शन होता है, ये मैं ऊपर भी बता कर आ चुका हूँ। फिर कार्बन साइकिल आती है कि किस तरीके से कार्बन जो है रेस्पिरेशन होता है सबसे पहले कार्बन का, फिर फोटोसिंथेसिस होता है और फिर उसके बाद डिकम्पोजिशन होता है। और नाइट्रोजन साइकिल आती है कि किस तरीके से नाइट्रोजन मूव होती है, सबसे पहले फिक्सेशन होगा, फिर एब्जॉर्प्शन होगा, फिर डिकम्पोजिशन होगा। और ऑक्सीजन साइकिल कि किस तरीके से चलता है, ऑक्सीजन सर्कुलेट किस तरीके से होता है, ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर और ऑर्गेनिजम्स के बीच में, कि प्लांट्स में बन रहा है, फिर ह्यूमन यूज़ कर रहा है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहा है, फिर प्लांट्स में बन रहा है। तो इस तरीके से इस टाइप की साइकिल्स क्या कहलाई जाती हैं, हमारी सारी बायोजियो केमिकल साइकिल्स कहलाई जाती हैं। और ये जो साइकिल्स हैं हमारे न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकिल करने के इस्तेमाल आती हैं, ताकि जो इकोसिस्टम है वो प्रॉपर्ली फंक्शन करे, उसके लिए हमारी ये बायोजियो केमिकल साइकिल्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब कॉन्सेप्ट क्या है इकोसिस्टम फंक्शनिंग का, तो सबसे पहले जो आती है इसके अंदर प्रोडक्टिविटी आती है। प्रोडक्टिविटी वो रेट होता है कि किस रेट से एनर्जी जो है प्रोड्यूस की जा रही है या फिर स्टोर की जा रही है एक इस इकोसिस्टम के अंदर, तो उस रेट को हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्टिविटी बोलेंगे, ठीक है। अब ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है हमारा जीपीपी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, एक होता है हमारा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या बताता है हमें, टोटल एनर्जी मेड बाय प्रोड्यूसर, यानी प्रोड्यूसर्स ने कितनी एनर्जी बनाई, ठीक है, वो हमारा क्या बताएगा, जीपीपी बताएगा। और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बताएगा कि जब रेस्पिरेशन हो चुका तो उसके बाद लास्ट के अंदर कितनी एनर्जी बची, ठीक है, हर्बीवोरस के पास अब कितनी एनर्जी जाएगी, वो हमारा क्या बताता है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बताता है। तो ये तो होगा टोटल कितनी बनी और ये कितनी बची। तो एनपीपी हम कैसे निकाल सकते हैं, जो पूरी जीपीपी है उसके अंदर से रेस्पिरेशन में कितनी एनर्जी इस्तेमाल हो गई, अगर हम वो माइनस कर दें तो हमारा एनपीपी निकल जाएगा। जितनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हो गई उसका मतलब क्या होगा, उतना ही ज़्यादा खाना है और उतना ज़्यादा एनर्जी अवेलेबल है हमारे इकोसिस्टम के अंदर। तो जितने ज़्यादा हमारी एनपीपी या फिर जीपीपी की वैल्यूज़ आ रही हैं, तो ये यही चीज़ बताती है कि ज़्यादा से ज़्यादा खाना और एनर्जी अवेलेबल है हमारे इकोसिस्टम के अंदर। अब इकोलॉजिकल पिरामिड आते हैं, ये हमारे स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोसिस्टम होता है, कि मतलब कितने ऑर्गेनिजम्स हैं, उनका बायोमास क्या है और उनके अंदर एनर्जी फ्लो क्या है। अब ये अलग अलग टाइप्स के होते हैं और समझते हैं। सबसे पहले पिरामिड ऑफ नंबर देखते हैं। ये क्या बताता है कि ऑर्गेनिज़म जो हैं वो हर लेवल के ऊपर कितने हैं, ठीक है, ग्रास है,
फिर उसको कितने इंसेक्ट्स ने खाया, फिर कितने फ्रॉग्स ने उसको खाया, फिर कितने स्नेक्स ने उसे खाया। ये मतलब हमें बताता है पिरामिड ऑफ नंबर की, कि मतलब कितने ऑर्गेनिज्म है हर लेवल के ऊपर। पिरामिड ऑफ बायोमास आता है कि मास कितना है हर लेवल के ऊपर। ट्रीज़ हैं, फिर हर्बीवोरस हैं, फिर कार्निवोरस हैं, ठीक है, फॉरेस्ट के अंदर। तो ये हो गया हमारा पिरामिड ऑफ बायोमास। फिर आता है पिरामिड ऑफ एनर्जी, कि हर ट्रॉपिक लेवल पर एनर्जी कितनी है। यह हमेशा अपराइट होती है, ठीक है, अपराइट होती है, और एनर्जी जो है कम होती जाती है। जैसे एक को दूसरे ने खाया तो उसको कम एनर्जी मिली, फिर उसको तीसरी चीज़ ने खाया तो उसको कम एनर्जी मिली, तो एनर्जी जो है कम होती जाती है। इसको हम बोलते हैं पिरामिड ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी पिरामिड जो होते हैं हमेशा अपराइट होते हैं, क्योंकि एनर्जी जो है वो हर लेवल पर डिक्रीज़ हो जाती है, और अगले इंसान को जो है ना, अगली चीज़ को जो उसको कंज्यूम कर रहा है उसको सिर्फ 10% ऑफ द एनर्जी ही मिलता है, ठीक है। फिर आता है आपका कॉन्सेप्ट होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस का मतलब होता है सेल्फ रेगुलेशन, यानी इकोसिस्टम के अंदर ये चीज़ होती है, ये खासियत होती है कि वो अपने आप को खुद एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। जितने भी स्मॉल चेंजेस आते हैं वो उस चीज़ को खुद एडजस्ट कर लेते हैं और बैलेंस्ड रहते हैं। और अगर किसी चीज़ ने इनको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर दिया, जैसे पोल्यूशन वगैरह में, तो इकोसिस्टम जो है खुद ही उसी चीज़ को ट्राई करता है कि वो रिस्टोर कर सके अपने आप की नॉर्मल कंडीशन को। तो जब वो ये चीज़ सेल्फली करे, यानी खुद वो ये चीज़ करे, उसको क्या बोलेंगे हम? होम्योस्टैसिस बोलेंगे। एग्जांपल क्या हो गया कि अगर क्या हो गया, बहुत सारे हर्बीवोरस ने प्लांट्स को खा लिया, ठीक है, अभी एक टाइप की प्रॉब्लम हो गई कि मतलब एक तरीके से प्लांट्स कम हो गए, तो उनकी खुद की पॉपुलेशन क्या होने लगेगी? डिक्रीज़ होने लगेगी, क्योंकि उनको अब खाना नहीं मिलेगा। तो जिससे क्या होगा, प्लांट जो है दोबारा ग्रो होने लगेंगे। तो एक तरीके से प्रॉब्लम तो क्रिएट हुई, बट इकोसिस्टम ने उसका खुद ही सॉल्यूशन निकाल लिया। तो इसको हम क्या बोलेंगे? होम्योस्टैसिस बोलेंगे, ठीक है। अब अलग अलग टाइप के हमारे इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम ने हम लोकेशन और एनवायरमेंटल कंडीशन के हिसाब से बांटते हैं। इसके अंदर मेन तो दो ही टाइप के आते हैं, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जो कि लैंड बेस्ड होता है, और एक्वाटिक इकोसिस्टम जो कि वाटर बेस्ड होता है। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के अंदर सबसे पहले आता है टुंड्रा इकोसिस्टम, ठीक है। ये जो होता है हमारा कोल्ड रीजन के अंदर पाया जाता है, जैसे आर्कटिक या फिर हाई माउंटेन्स के ऊपर। यहाँ पर जो मिट्टी है वो परमानेंटली फ्रोज़न होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रेमाफ्रॉस्ट भी बोलते हैं। यहाँ पर ट्रीज़ बहुत कम होते हैं, मॉजेस बहुत ज़्यादातर कौन से ट्रीज़ होते हैं? मॉजेस, लाइकेंस और स्मॉल श्रब्स यहाँ पर ज़्यादातर पाई जाती हैं। तो एग्जांपल क्या हो गया? लद्दाख हो गया, जो जम्मू कश्मीर का पार्ट है, तो उस टाइप की इकोसिस्टम को हम क्या बोलते हैं? टुंड्रा इकोसिस्टम। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या क्या है? तो जैसे जो रेयर एनिमल होते हैं, जैसे स्नो लेपर्ड और तिब्बतियन एंटीलोप, तो इन जानवरों के रहने के लिए ये जगहें काम आती हैं और क्लाइमेट रेगुलेशन करने के काम आती हैं। जैसे कि जो फ्रोज़न सॉइल है उनके अंदर अच्छा खासा कार्बन स्टोर होता है, तो इस वजह से ये जगहें काम आती हैं। तो इसका थ्रेट्स क्या क्या हैं कि ये जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, तो उससे जो प्रेमाफ्रॉस्ट हैं वो क्या होते जा रहे हैं? पिघलते जा रहे हैं। और जो टूरिज़्म हो रही हैं, फिर मिलिट्री एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उससे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हमारा क्रिएट हो रहा है ऐसी जगहों पर। और फिर आता है फॉरेस्ट इकोसिस्टम। यहाँ पर बहुत सारे ट्रीज़ होते हैं और बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी यहाँ पर पाई जाती हैं। अभी अलग अलग फॉर्म के अंदर आपका पाया जा सकता है, जैसे ट्रॉपिकल, टेम्परेचर और एल्पाइन यहाँ पर इस टाइप क्या पाए जाते हैं। और एग्जांपल क्या क्या हो गया? जैसे सुंदरवन हो गया, मैंग्रोव फॉरेस्ट जिसको बोला जाता है, जो कि वेस्ट बंगाल में पाए जाते हैं। वेस्टर्न घाट्स हो गया, जिसको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के अंदर इंक्लूड होगा। केरला, कर्नाटक में पाए जाते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हो गया, जिसको हम डेसिडुअस फॉरेस्ट भी बोल सकते हैं, जो कि उत्तराखंड के अंदर है। इंपॉर्टेंस क्या क्या है इसका? ये वाइल्ड लाइफ और बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करता है, ऑक्सीजन, फूड, मेडिसिन और टिम्बर हमको प्रोवाइड करता है, और क्लाइमेट को कंट्रोल करता है और रेनफॉल को भी कंट्रोल करता है। इसके थ्रेट्स क्या क्या हैं? डिफोरेस्टेशन बढ़ता जा रहा है, ठीक है। फार्मिंग के लिए और अर्बन यूज़ के लिए पेड़ों की कटाई बहुत ज़्यादा हो रही है। फॉरेस्ट के अंदर आग लग जाती है, ठीक है, और इलीगल लॉगिंग हो रही है, कि इलीगली तरीके से पेड़ों को काटा जा रहा है, तो ये सब नुकसान हो जा रहा है। और ग्रासलैंड इकोसिस्टम आता है। उसके बाद इसके अंदर क्या क्या, ये इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा घास होती है और छोटी छोटी श्रब्स होती हैं, छोटी छोटी झाड़ियाँ होती हैं। ट्रीज़ बहुत कम होते हैं यहाँ पर। ज़्यादातर हर्बीवोरस आपको पाए जाएंगे, जैसे डियर या फिर एंटीलोप वगैरह यहाँ पर पाए जाएंगे। अब एग्जांपल क्या क्या होगा? शोला ग्रासलैंड जो कि वेस्टर्न घाट में है, बन्नी ग्रासलैंड जो कि गुजरात के अंदर है, तेराई ग्रासलैंड जो कि उत्तराखंड या फिर यूपी की फुट हिल्स के अंदर पाया जाता है। इसकी इंपॉर्टेंट क्या क्या है? ये एनिमल्स और बर्ड की ग्रेजिंग के लिए काम आती हैं ये जगह। एग्रीकल्चर और कैटल रियरिंग के इस्तेमाल के अंदर आती हैं ये जगह। और थ्रेड्स क्या क्या है कि अगर ओवर ग्रेजिंग हो जाती है,
ठीक है, या तो इसको ये फार्म वगैरह में बदल देते हैं ऐसी जगहों पर, और ओवर ग्रेजिंग भी इसके लिए थ्रेट है। और जो अर्बन डेवलपमेंट है, ठीक है, यहाँ पर शहर बसाया जा रहा है ग्रासलैंड के ऊपर, ठीक है, ये सारे ग्रासलैंड हटा कर डेजर्ट इकोसिस्टम क्या होगा, यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम रेनफॉल होती है, यहाँ पर दिन में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और रात के अंदर बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है। और यहाँ पर वेजिटेशन जो है वो बहुत ज़्यादा स्पार्स है, यानी कि या तो यहाँ पर कैक्टस पाया जाएगा या फिर थोर्नी बशिस पाए जाएंगे। एग्जाम्पल क्या होगा, थार डेजर्ट हो गया जो कि राजस्थान में, कोल्ड डेजर्ट कौन सा होगा जैसे स्पीति और लेह के अंदर है जो कि हिमालयाज़ में, ये होगा इसके एग्जाम्पल। इंपॉर्टेंस क्या क्या है, यहाँ पर यूनिक फ्लोरा एंड फोना आपको मिलेगी, जैसे कैमल, डेजर्ट फॉक्स, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी। यहाँ पर ट्रेडिशनल कल्चर्स को सपोर्ट करती हैं ये जगहें, जैसे राजस्थान की ट्राइब वगैरह जो हैं उनको ये चीज़ें सपोर्ट करती हैं। अब इसके लिए थ्रेड्स क्या है, डेजर्टिफिकेशन हो रहा है, यानी कि फर्टाइल लैंड्स जो हैं जितने भी हैं वो डेजर्ट के अंदर बदलते जा रहे हैं, और पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है यहाँ पर, और माइनिंग भी करी जाती है। एक्वाटिक इकोसिस्टम के अंदर बेसिकली 3 चीज़ आती हैं, फ्रेश वाटर, मरीन और ब्रैकलिश वाटर, ठीक है। फ्रेश वाटर की क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हो गई, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, स्ट्रीम्स। ठीक है, और पॉन्ड इकोसिस्टम बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इसके पूरे पार्ट के अंदर लाइट पहुँच जाती है, जिससे प्लांट, फिश और इंसेक्ट को लाइफ मिलती है। तो एग्जांपल क्या होगा, जैसे विलेज पॉन्ड होते हैं उत्तर प्रदेश, बिहार वगैरह के अंदर। और इम्पोर्टेंस क्या क्या है, यहाँ पर इससे जो इरीगेशन के लिए पानी मिलता है और जानवरों को पानी मिलता है, और ये बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करता है, जैसे फ्रॉग, इंसेक्ट, लोटस, एल्गी वगैरह को सपोर्ट करता है। और इसके लिए थ्रेट्स क्या क्या हैं कि गार्बेज जो है, पोल्यूशन जो हो रहा है गार्बेज से, सीवेज से, वो इसके लिए नुकसान है, और ये सूख जाते हैं अगर इनका ध्यान नहीं रखा जाए। लेक इकोसिस्टम जो होती हैं वो पॉन्ड से बड़ी होती हैं, लेक जो होती हैं ये नेचुरल भी हो सकती हैं और मैन मेड भी हो सकती हैं, और ये जोन्स के अंदर डिवाइड होती हैं, जैसे शोर और डीप वाटर। तो एग्जांपल क्या आ गया इंडिया के अंदर, डल लेक जो कि जम्मू और कश्मीर में है, लोकटक लेक जो कि मणिपुर के अंदर है। इंपॉर्टेंस क्या क्या हो गई, ये टूरिज्म के काम आती हैं, फिशरीज बनाने के काम आती हैं, और वाटर स्टोरेज के काम आती हैं। और बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स जो होते हैं उनका हैबिटेट यही होती हैं जो लेक्स होती हैं। इसके थ्रेट क्या क्या है, अगर पोल्यूशन जो बढ़ता जा रहा है वो इसके लिए थ्रेट है, और जैसे कि अगर एल्गाई यानी काई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो भी इसके लिए थ्रेट माना जाता है। स्ट्रीम एंड रिवर इकोसिस्टम आते हैं, ये फ्लोइंग फ्रेश वाटर सिस्टम होते हैं, ठीक है ना, बहता हुआ पानी होता है इसके अंदर। यहाँ पर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं यहाँ पर रहते हैं, ठीक है ना, इसके अलग अलग स्पीड्स पर, अलग अलग सेक्शंस पर रहते हैं, जैसे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, ये सारी क्या हो गई, रिवर्स हो गई इंडिया के अंदर। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, सबसे ज़्यादा ड्रिंकिंग वाटर जो है वो यहीं से मिलता है हमें, और इरीगेशन के लिए पानी भी हमें रिवर्स से ही मिलता है, और ये फिश और कल्चरल रीचर्स को सपोर्ट करती हैं। अब थ्रेट क्या क्या है कि जो इंडस्ट्री है वो अपना सीवेज पोल्यूशन वगैरह यहाँ पर बहाने लगी है, इंडस्ट्री का वेस्ट बहने लगा है, बहुत सारा सीवेज पोल्यूशन इसके अंदर आने लगा है, और डैम्स बनने लगे और सैंड माइनिंग होने लगी, जिसकी वजह से कि रिवर पोल्यूटेड होती जा रही हैं। उसके बाद आता है अब हमारा ओशन इकोसिस्टम। ओशन से जो है हमारी 70% ऑफ द अर्थ कवर है, ठीक है ना। इसका पानी कैसा होता है, सॉल्टी होता है, और इसके अंदर बहुत बायोडाइवर्सिटी है, यानी इसके अंदर कोरल्स भी हैं, व्हील्स भी हैं, प्लैंक्टन्स भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो एग्जांपल क्या क्या आ गया, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन, ये सारी हमारे उसका पार्ट है ओशन सिस्टम का। इसकी इंपॉर्टेंस क्या हो गई यहाँ पर, यहाँ से हमें क्या क्या मिलता है, फ़िश मिलती है, सॉल्ट मिलता है, ऑयल मिलता है, और बहुत सारे ट्रेड रूट्स के लिए ये ओशन काम आते हैं हमारे। और यहाँ से हम कार्बन डाइऑक्साइड एब्सॉर्ब करते हैं और क्लाइमेट कंट्रोल करते हैं। अब इसके थ्रेट्स क्या क्या हैं, ऑयल स्पिल्स के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, प्लास्टिक वेस्ट इसके अंदर बहाया जा रहा है, कोरल ब्लीचिंग हो रही है, तो ये सब चीज़ें नुकसान पहुंचा रही हैं हमारे एनवायरनमेंट को।
फिर आता है हमारा एस्चुअरी इकोसिस्टम। एस्चुअरी इकोसिस्टम क्या होता है? ये वो एरिया होता है जहाँ पर रिवर्स मिलती हैं, यानी नदियाँ और सीज जो हैं मिल जाते हैं, जहाँ पर नदियाँ बहती हुई आकर समुंदर से मिल जाती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? एस्चुअरी इकोसिस्टम। यहाँ पर दोनों टाइप का पानी आपको मिल जाएगा, सॉल्ट और फ्रेश वाटर जो है यहाँ पर आपको मिक्स मिलेगा। और ये जो एरिया होता है बहुत ज़्यादा फर्टाइल और बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है ये एरिया, ठीक है। एग्जाम्पल क्या क्या आ गया? जैसे सुंदरबन की एस्चुअरी है जो वेस्ट बंगाल में है, गोदावरी एस्चुअरी है जो कि आंध्र प्रदेश में। तो ये सारी चीज़ें इसकी एग्जाम्पल आ गई हैं। अब इंपॉर्टेंस क्या क्या है? यहाँ पर ब्रीडिंग बहुत अच्छे से होती है फिश और बर्ड्स की, और ये जो है नेचुरल बफर की तरह काम करती है। किसके लिए? फ्लड और स्टॉर्म्स के लिए, ठीक है, उसके लिए रुकावट बनती है। और थ्रेट्स क्या क्या हैं? जो कि पोल्यूशन से, पोल्यूशन जो आता है सिटी और इंडस्ट्रीज से बहता हुआ, वो वाटर पोल्यूशन वो सारा रिवर सीज के अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है, री वाला। और श्रिम फार्मिंग और लैंड रिक्लेमिनेशन इसके क्या क्या हैं? थ्रेट्स हैं। तो समरी टेबल यहाँ पर आ गई इसकी, आप ये देख सकते हैं, बहुत ईजी तरीके से यहाँ पर एक्सप्लेन्ड है, ठीक है। आप अब इकोसिस्टम सर्विस क्या होती है? इकोसिस्टम सर्विस वो बेनिफिट होते हैं जो इंसान जो है नेचर से लेता है, ठीक है, या फिर इकोसिस्टम से जो इंसान बेनिफिट लेता है उनको हम क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम सर्विस बोलते हैं। और ये जो सर्विसेज हैं ये जो है एसेंशियल हैं इंसानों के सर्वाइवल के लिए, उनकी हेल्थ के लिए, उनकी इकनॉमी के लिए और उनके वेलबींग के लिए। मेनली ये 4 टाइप की हैं। सबसे पहले आती है प्रोविजनिंग सर्विसेज। ये वो प्रोडक्ट होते हैं जो हमें नेचर से डायरेक्ट मिलते हैं, जैसे फूड मिल गया, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल, ग्रेन्स, फिश, मीट। वाटर मिलता है पीने के लिए, इरिगेशन के लिए, वुड मिलता है, टिम्बर मिलता है कंस्ट्रक्शन करने के लिए और फ्यूल के तरीके से इस्तेमाल करने के लिए। मेडिसिन मिलती हैं, बहुत सारे ड्रग्स जो हैं प्लांट से ही आते हैं। और रॉ मटेरियल मिलता है, जैसे कॉटन, वूल, रबड़, ये सारी चीज़ें हमें मिलती हैं। एग्जाम्पल क्या क्या आ गया? जैसे हमारे हिमालयन फॉरेस्ट है, ये हमें क्या क्या देते हैं? हर्ब्स देते हैं और मेडिसिनल प्लांट्स प्रोवाइड करते हैं। रेगुलेटिंग सर्विस आती हैं, यानी कि रेगुलेटिंग सर्विस जो हमारे नेचर के बैलेंस को मेंटेन करने के काम आती हैं और हमारी एनवायरमेंटल कंडीशंस को रेगुलेट करने के काम आती हैं। जैसे क्लाइमेट रेगुलेशन हो गया, जैसे कि फॉरेस्ट क्या करते हैं? सारी कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं। और फ्लड कंट्रोल होता है, जितना भी वेटलैंड होते हैं वो जितना भी एक्सेस रेन वाटर होता है वो अपने अंदर क्या कर लेते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते हैं। वाटर प्यूरिफिकेशन के ये काम आती हैं, जितने भी रिवर्स और वेटलैंड्स हैं वो सारे पानी को एक तरीके से क्लीन कर देते हैं। पॉलिनेशन होती है, यानी बीज और इंसेक्ट जो हैं वो क्रॉप्स को ग्रो करने में मदद करते हैं। एयर क्वालिटी का कंट्रोल हो जाता है, ट्रीज़ जितने भी डस्ट और पोल्यूशन है अपने अंदर ट्रैप कर लेते हैं। तो एग्जांपल क्या आ गया? जैसे मैंग्रोव्स है सुंदरबन के अंदर, वो क्या कर देते हैं? साइक्लोन जो है रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है, ताकि जो है जितने भी कोस्टल विलेजेस वगैरह हैं उनको नुकसान ना पहुँचे। कल्चरल सर्विसेज आ गए, ये नॉन मटेरियल बेनिफिट होते हैं जो इंसान को नेचर से मिलते हैं, जैसे इमोशनल, स्पिरिचुअल या फिर रिक्रिएशनल वैल्यू जो भी इंसान को हमें नेचर से मिलती है। जैसे टूरिज़्म, लोग फॉरेस्ट जाते हैं घूमने, रिवर्स जाते हैं, माउंटेन के अंदर जाते हैं। स्पिरिचुअल और रिलीजियस वैल्यू भी होती हैं। बहुत सारे रिवर्स को, ट्रीज़ को इंडिया के अंदर सेक्रेड माना जाता है, पवित्र माना जाता है, जैसे गंगा रिवर। और रिक्रिएशन और एडवेंचर के लिए भी जाते हैं, जैसे ट्रैकिंग करने, बर्ड्स को देखने, फोटोग्राफी करने। एजुकेशन और रिसर्च के भी ये चीज़ें काम आती हैं, जैसे बायोडाइवर्सिटी की जब आपको स्टडी करनी हो, इकोलॉजी की आपको स्टडी करनी हो तो उसके चीज़ ये काम आती है। एग्जांपल क्या हो गया? जैसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, वो पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट है इंडिया के अंदर, ठीक है, जहाँ पर लोग आते हैं वाइल्ड लाइफ के बारे में एजुकेट होते हैं। सपोर्टिंग सर्विसेज भी होती हैं, यानी कि ये वो सर्विस होती हैं जो और मतलब जितनी भी ऊपर सर्विसेज की बात की गई हैं उनमें हेल्प करती हैं, यानी कि ये इकोसिस्टम की एक तरीके से फाउंडेशन फंक्शनिंग है। ये जो भी सारी ऊपर चीज़ें की बात कही गई है उनको सपोर्ट करने वाली सर्विसेज सपोर्टिंग सर्विसेज कहलाई जाएंगी। जैसे सॉइल फॉर्मेशन है, ठीक है, जब वेदरिंग की वजह से रॉक बनते हैं और उनका डिकम्पोजिशन होता है वो ये चीज़ का पार्ट होगी। न्यूट्रिएंट साइकिलिंग हो गई, जैसे कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल। फोटोसिंथेसिस हो गया कि जब प्लांट जो है सनलाइट को एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। बायोडाइवर्सिटी मेंटेनेंस हो गया कि किस तरीके से सर्वाइव, अलग अलग टाइप की स्पीशीज़ सर्वाइव करती हैं। इंडिया के अंदर क्या आ गया? जैसे डिकम्पोजर्स जो होते हैं फॉरेस्ट सॉइल में, जैसे अर्थवॉर्म वगैरह, वो सॉइल फर्टिलिटी बना के रखते हैं, जो कि सेंट्रल इंडिया के एरिया है वहाँ पर, ठीक है। अब इकोसिस्टम प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन स्ट्रेटजी। सबसे पहले प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन में फ़र्क समझते हैं। प्रिजर्वेशन का मतलब होता है नेचर को प्रोटेक्ट करना, ठीक है, किसी भी इंसान के गलत यूज़ से नेचर को प्रोटेक्ट रखना और उसको अनटच्ड रखना क्या कहलाया जाता है? हमारा प्रिजर्वेशन कहलाया जाता है। कंजर्वेशन क्या होता है? नेचुरल रिसोर्सेज का वाइज यूज़ करना, यानी ठीक तरीके से इस्तेमाल करना ताकि वो फ्यूचर जनरेशन के लिए प्रोटेक्टेड रहे। तो आई होप कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन में आपको फ़र्क समझ में आया होगा। प्रिजर्वेशन स्ट्रेटजीज़ वो होती हैं जैसे जितने भी प्रोटेक्टेड एरिया हैं, जैसे नेशनल पार्क हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, जहाँ पर ह्यूमन का इंटरफेरेंस कुछ नहीं है, तो इस तरीके से हम वो चीज़ें बना सकते हैं। सेक्रेड ग्रोव्स जो हैं इंडिया के अंदर
ठीक है, जो जंगलों को प्रोटेक्टेड कर दिया गया है रिलीजियस बिलीफ से रिलेटेड कि ये हमारे पवित्र पेड़ हैं, इनको आप टच नहीं कर सकते, तो उस तरीके से भी हम प्रिजर्व कर सकते हैं अपनी उसको क्या नाम है इकोसिस्टम को। और लीगल बैन जो लगा दिया गया है जैसे हंटिंग पर और पोचिंग पर, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर जो किया गया था कि टाइगर्स को हंट वगैरह ना किया जाए, तो इस तरीके से हम अपने इकोसिस्टम को प्रिजर्व रख सकते हैं। और कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज आती हैं, ये अलग अलग टाइप की होती हैं। इन सीटू कंजर्वेशन होता है, यानी कि जब आप नेचुरल हैबिटेट के अंदर रहते रहते ही करो, जैसे कि नेशनल पार्क बना दिए, काजीरंगा वगैरह, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बना दी, भरतपुर बर्ड सेंचुरी वगैरह, बायोस्फीयर रिजर्व बना दिए जैसे नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। इस टाइप की स्ट्रेटजीज़ को हम क्या बोलते हैं, इन सीटू कंजर्वेशन। और एक्स सीटू कंजर्वेशन होती है जब आप नेचुरल हैबिटेट से बाहर निकाल देते हो उन्हें और मेंटेन करके रखते हो, जैसे जूज़ बना दिए, बोटेनिकल गार्डन बना दिए, सीड बैंक्स और जीन बैंक बना दिए, तो ये एक्स सीटू कंजर्वेशन होगा। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, यानी कि जब लोग आकर खुद इस चीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे क्या हो गया चिपकू मूवमेंट हुआ था जो कि उत्तराखंड में हुआ था, कि विलेजर्स ने क्या कर लिया था, पेड़ों को हक कर लिया था ताकि कोई उन पेड़ों को ना काटे। और जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट हुआ था, इसके अंदर बहुत सारे लोकल्स ने क्या करा था, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन के लिए आगे बढ़े थे। गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं, जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया 1972 के अंदर, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया था 1986 में, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट बनाया गया था 1980 के अंदर। ठीक है, अब बेसिक्स क्या होते हैं हमारे इकोनॉमिक रिस्टोरेशन के, मतलब इकोनॉमिक रिस्टोरेशन होता क्या है। इकोनॉमिक रिस्टोरेशन का मतलब होता है कि जितना भी डैमेज इकोसिस्टम है उसको हेल्प करना ताकि वो रिकवर कर पाए, दोबारा से हेल्दी बन पाए और दोबारा से वो जगह लाइफ को सपोर्ट कर पाए, तो उसको दोबारा से रिस्टोर करना इकोसिस्टम को इकोसिस्टम रिस्टोरेशन कहलाया जाता है। यानी कि जितने भी डैमेजेस इंसानों ने कर दिए उस जगह को, जैसे डिफॉरेस्टेशन से, पॉल्यूशन से, ओवर ग्रेजिंग से या फिर माइनिंग से, तो उसको दोबारा से ठीक करना इकोसिस्टम रिस्टोरेशन कहलाया जाता है। गोल क्या क्या होते हैं कि जितने भी नेटिव स्पीशीज़ थी वहाँ की उस जगह की, उन स्पीशीज़ को वापस लाना, वहाँ की सॉइल को इम्प्रूव करना, वहाँ की वाटर क्वालिटी को इम्प्रूव करना, जितने भी नेचुरल प्रोसेस वहाँ पर होते हैं वो सारी चीज़ें दोबारा होने लगें, जितनी भी न्यूट्रिएंट साइकिलिंग वहाँ चलती है वो चीज़ें दोबारा होने लगें, बायोडाइवर्सिटी उस जगह की अच्छी हो जाए और लोकल कम्युनिटीज़ भी उस चीज़ में इन्वॉल्व हो जाए। अब अलग अलग मेथड्स होते हैं रिस्टोरेशन के, जैसे अफॉरेस्टेशन या फिर रिफॉरेस्टेशन यानी प्लांट लगाना। ठीक है, ये सारी चीज़ें फॉरेस्टेशन और रिफॉरेस्टेशन के अंदर आएंगी। वेटलैंड रिस्टोरेशन यानी जितने भी पॉल्यूटेड लेक या फिर मार्शेस वगैरह उनको क्लीन करना, वो होगी हमारा वेटलैंड रिस्टोरेशन। रिमूविंग इन्वेसिव स्पीशीज़ यानी कि जो भी नॉन नेटिव स्पीशीज़ हैं जो हमारी लोकल फ्लोरा एंड फौना को नुकसान पहुंचा रही हैं उनको कंट्रोल करना। सॉइल और वाटर कंजर्वेशन, टेरेसेस का इस्तेमाल करना ताकि पानी बच जाए, और डैम्स को चेक करना और ऑर्गेनिक फार्मिंग करना, ठीक है, ताकि जो डिग्रेडेड लैंड है वो ठीक हो जाए। और कोरल लीफ रिस्टोरेशन जैसे आर्टिफिशियल लीफ या फिर कोरल गार्डनिंग करना ताकि मरीन लाइफ वहाँ की सुधर जाए। तो एग्जांपल क्या क्या है इंडिया के अंदर, तो अरावली हिल रिजुवनेशन जो हुआ था हरियाणा एंड राजस्थान के अंदर, यहाँ पर ट्री प्लांटेशन किया गया था और वाटर कंजर्वेशन किया गया था। नमामि गंगे प्रोजेक्ट जो लाया गया था वो गंगा रिवर के इकोसिस्टम को क्लीन करने के लिए और रिस्टोर करने के लिए लाया गया था। वेस्टर्न घाट रिस्टोरेशन यानी एनरोचमेंट को कंट्रोल करने के लिए, प्लांटिंग और नेटिव स्पीशीज़ को प्लांट करने के लिए वेस्टर्न घाट रिस्टोरेशन आपका हुआ था। अब इम्पोर्टेंस क्या क्या है इसकी इकोसिस्टम रिस्टोरेशन के अंदर, सबसे पहले तो ये ह्यूमन हेल्थ और लिवलीहुड को इम्प्रूव करता है और क्लाइमेट चेंज से फाइट करने में हमारी मदद करता है, बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करता है और ये चीज़ इंश्योर करता है कि क्लीन वाटर और एयर हमें क्लीन मिले, और रेजिलियंस बनाने के काम आता है कि नेचुरल डिज़ायर्स के अगेंस्ट हमारे पास रेजिलियंस हो। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे गाइस। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले ही यूनिट के अंदर थोड़ी ही देर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।